हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स अकादमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहला और दूसरा लेक्चर कंप्लीट किया था, अब हम तीसरे लेक्चर पर आ गए हैं। ऐसे ही करके हम पूरे इनऑर्गेनिक के सिलेबस को फटाफट कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। तीसरे लेक्चर में आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत ही छोटा सा और ईजी सा टॉपिक है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है। Heisenberg uncertainty principle होता क्या है? तो it states that it is impossible to measure or calculate exactly position or momentum of an object। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो आपका पेन हो, आपका इलेक्ट्रॉन हो, कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, इसका पोजीशन और इसका मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? p होता है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। और पोजीशन किससे डिनोट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स से, है ना। इसको आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते, है ना। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? वेव नेचर पर, पार्टिकल का। हमने अभी पिछले क्लास में बात की थी कि कोई भी मैटर जो है उसका दो तरीका से शो करता है वो। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैटर है, मैंने बताया था उसका पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। वेव कुछ ऐसा होता है ना। तो दो तरीके से शो करता है। और लेकिन ये जो हेजनबर्ग का प्रिंसिपल है वो किस में बेस्ड है? वेव नेचर पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। दिस कैन बी इग्नोर्ड इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। लार्ज मास बॉडी पे, जैसे आपका क्रिकेट बॉल है, ठीक है, मैंने आपको बताया पेन है, कुछ भी बड़ी चीज़ें हैं, उसके केस में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वर्क नहीं करती है। मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज लार्ज वर्ल्ड में, जो आपकी दुनिया है, इसमें हेजनबर्ग के प्रिंसिपल वर्क नहीं करती है। कैसे वर्क नहीं करती है, अभी देखते हैं। ठीक है, बताती हूँ मैं। ये कहती है कि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू को होल्ड करती है इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और बहुत छोटे मास के लिए, मतलब बहुत छोटे मास के लिए ये सिग्निफिकेंट है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़े मास के लिए नहीं है। कोई भी इंक्रीज होता है एक्यूरेसी में, उनके पोजीशन में, तो उससे क्या होगा? अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाएगी, किसकी? वेलोसिटी की। देखो मैंने कैसे बोला कि पोजीशन में इंक्रीज होगा। देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये। और डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा एम इंटू वी। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग मास को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। मास में कोई चेंज नहीं होता। आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी आप ये थ्योरी पढ़िए कि कोई भी इंक्रीज होता है पोजीशन के एक्यूरेसी में, तो उससे क्या होता है कि इसके भी अनसर्टेनिटी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। The principle explains that why it is impossible to measure more than one quantum variable simultaneously। मतलब ये एक क्वांटम वेरिएबल है और इससे ज़्यादा एक और, यानी यहाँ कितने क्वांटम वेरिएबल है? दो, है ना। जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स है और यहाँ पे डेल्टा वी है, तो कितने क्वांटम वेरिएबल है? दो। यानी एक से ज़्यादा क्वांटम वेरिएबल को मेज़र करना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले देखिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये होता है रियल फार्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा एक्स क्या है ये जान लीजिए। एरर इन पोजीशन, इसको क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सिमिलरली डेल्टा पी क्या है? एरर इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है। अब देखिए, क्या हम डेल्टा पी को ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि पी क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या होगा? कांस्टेंट। मास थोड़ी वेरिएबल होता है, मास मोस्टली कांस्टेंट ही होता है। तो डेल्टा वी यहाँ क्या हो जाएगा? ये मास हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये बन गया दूसरा फॉर्मूला।
ठीक है। तो यहाँ डेल्टा भी क्या हो गया, एरर इन वेलोसिटी, है ना, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये लिख के आएंगे आप एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ना क्या है, हमेशा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा ज़्यादा या इक्वल होगा h/4 पाई से, ठीक है, h/4 पाई से, ठीक है। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सिमिलरली इसको तोड़कर ऐसे लिखेंगे, तो बिल्कुल डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू, ठीक है, ये डॉट मतलब इनटू है, वो इक्वल टू या ज़्यादा होगा h/4 पाई m से। h क्या है यहाँ पर आपको पता है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। देखिए एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, हमें h पता है इलेक्ट्रॉन का, हमें मास पता है, यहाँ पे m होगा, ठीक है। ये देखिए पूरा फॉर्मूला ये है, क्योंकि v है यहाँ पे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ऐसे आया है, ऐसे होगा, तो ये v को ऐसे तोड़ कर लिखा हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कहाँ जाएगा, इधर आएगा, है ना, ये फॉर्मूला बना, फिर फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हमें निकालना है, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज मोर देन h/4 पाई m। h का फॉर्मूला 6.26, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, जूल सेकेंड होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये me लिख लीजिए इसको, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे 10⁻⁻34 इंटू 10⁻31, तो कुछ 10⁻−3 आएगा। अब देखिए ये सब कट जाएगा, 3 6 दो बार में, अप्रॉक्स 2 के टेबल में, ये 2 बार में, है ना, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 10⁻−1, अप्रॉक्स बता रही हूँ, अप्रॉक्स कैलकुलेशन का तरीका देखिए। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो ये डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन, पोजीशन पोजीशन किस में होगी, मीटर में, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, है ना, तो ये मीटर और मीटर क्या हो गई, मीटर स्क्वायर हो गई, और पर सेकेंड हो गई। पर सेकेंड को कैसे लिख सकते हो आप, मीटर स्क्वायर -1। समझ में आया कैसे मैंने लिखा है इसकी सिंबल? तो ये हो जाएगी डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू, मतलब ये जो होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए इस वैल्यू से, ठीक है, मतलब 10⁻⁻4 से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो एक और कैलकुलेशन करते हैं हम छोटा सा, ठीक है, और वो कैलकुलेशन क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड बाय विद एन एक्यूरेसी ऑफ इतना, मतलब देखिए डेल्टा एक्स दिया हुआ है, पोजीशन देखिए, पोजीशन की एक्यूरेसी कितना दिया हुआ है, 0.002 nm। मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम में लिख लीजिए इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बताइए कि अनसर्टेनिटी बताना है मोमेंटम का, ठीक है, आपको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला आप लगा दोगे, इक्वल्स टू नहीं, h/4 पाई, ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो आपको डेल्टा एक्स पता है, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी अनसर्टेनिटी अभी आपको पढ़ाया था, ये देखो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी, यानी आपको ये कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको ये कैलकुलेट करना होगा तो ये आपको यही रहना होगा, और ये आपको 4 पाई डेल्टा एक्स ऐसे करना होगा, है ना।
तो चलो कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा पी मोर देन और इक्वल टू 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 4 इंटू 3.14 इंटू एक्स का एक्स कितना है, एक्स तो दिया हुआ है 0.002 इंटू 10⁻⁹ है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ये देखो यहाँ पे किसका लिखा है, इलेक्ट्रॉन। क्या आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है, क्या आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है? हाँ, तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक चीज़ ये आ जाएगा आपका डेल्टा पी का वैल्यू। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि मास इंटू वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो क्या आप निकाल लोगे, ये निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? ये पूरी वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा तो नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता, वो 9.1 है तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा वी निकाल सकते हो, ये पूरा वैल्यू। ठीक है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, बाय एम आ जाएगा, है ना। ठीक है, देखो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, चलो मास निकाल के देखते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों, ये पूरा कैलकुलेशन कर लोगे, बहुत ईजी है। ठीक है, और देखो नैनोमीटर को मैंने कैसे लिखा है, तोड़ कर लिखा है ना। ये देखो नैनोमीटर को मैंने कैसे लिखा है, ये 0.02 लिखा और नैनोमीटर को तोड़ के लिखा। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो मान लो डेल्टा वी निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6.6, तो 6 माइनस 34 जूल सेकेंड, 4 इंटू 3.14 इंटू 0.02 इंटू 10⁻⁹ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे। मास किसका बच्चों, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की हुई है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप यहाँ लिख लो। यहाँ पे कैसे आपको फॉर्मूला आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे देख लो। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू मास इंटू डेल्टा वी। ठीक है, जो डेल्टा वी हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला लिखो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज, ऐसे फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमको डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी तो कैसे निकालोगे, इसको तोड़ते हैं, डेल्टा एम इंटू वी। तो आपको पता है मास तो चेंज नहीं होता, है ना, मास तो चेंज नहीं होता, तो मास यहाँ आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा वी इज मोर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम। देखो ये हो जाएगा, ये आप नोट कर लो, ये हो जाएगा डेल्टा वी का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। तो आप डेल्टा वी यहाँ से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एच की, 4 पाई की, है ना, सबकी। तो मैंने भी यही किया है, वैल्यूज पुट करना है फिर आपको। मैं आपको एक बार रफ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब मान लो यहाँ से हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मोमेंटम तो हो जाएगा, मोमेंटम तो आप यहाँ से जान गए हो। मान लो कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, तो क्या करते, तो यहाँ पे यहाँ से फॉर्मूला को ऐसे करते, ये फॉर्मूला को डिराइव करते हैं आप। ठीक है, कैसे डिराइव करते देखो, क्योंकि आपको चाहिए ये वाला सिर्फ, तो आप लिखते चेंज इन एरर इन या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज मोर देन इक्वल टू, इसको कहेंगे मोर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई डेल्टा एक्स और एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ बात किसकी हुई है, इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला से आप निकाल देते। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला से आप निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए था, मोमेंटम चाहिए था। हम थोड़ा रफ करते हैं इस पूरे कैलकुलेशन को, है ना। अब हम यहाँ फिर से लिखते हैं। ठीक है, हमको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, तो आपको पता है कि डेल्टा पी
डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मास इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, जो कि मैंने बताया मोर देन इक्वल टू h/4πx। यही तो है मोमेंटम बच्चों, इसी को तो मोमेंटम कह रहे हैं, है ना। 6.26 इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पे लिखोगे 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स 0.02 इंटू 0.002 है। यही सब छोटी छोटी गलतियाँ हमें नहीं करनी है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। और आपका आंसर कितना आएगा जानते हो, अप्रॉक्स देखो, 3 से ये कटा 2 हो गया, 2 से ये कटा, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 4 तो 0.25, यानी कि 2.64 इंटू 10⁻⁻23। देखो -23, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना बच्चों। देखो 10⁻⁻34 प्लस 10, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, माइनस ऊपर जाता है तो प्लस, और माइनस ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और ये इसको अगर नीचे लाएंगे तो वही बात हो जाएगी, ठीक है। साइन बस चेंज होता है ऊपर नीचे करने, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो -23 हो गया, तो समझ में आया कैसे ये पूरा आया है। और सिंबल क्या होगा, मास का क्या होता है केजी, और वेलोसिटी क्या क्या होता है मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, ये हो जाएगा डेल्टा पी का, डेल्टा पी के लिए मोमेंटम के लिए। और अगर सिर्फ वेलोसिटी निकालोगे तो केजी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा मीटर पर सेकेंड। आया समझ में सिंबल का भी, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, आपने जो पूरा पढ़ा उसका सार क्या था, उसका सार ये है कि द मोर एक्यूरेटली यू नो द पोजिशन द स्मॉलर डेल्टा एक्स। देखो ये फॉर्मूला था, अगर ये फॉर्मूला को ऐसे लिखा जाए कि डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, देखो देखो ये नीचे जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा इन्वर्सली, मतलब जितना एक्यूरेसी से आप जानोगे पोजीशन, एक्यूरेसी से जानना मतलब जितना छोटा कम होगा, मतलब जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी इरर उतना कम। ये डेल्टा का मतलब क्या है, इरर, इरर जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, मोर एक्यूरेसी लेस द इरर, ये कह रहा है स्मॉलर द इरर, है ना। आपको पता है एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी पोजीशन में, इरर उतना कम होगा, और इरर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा इरर किस में होगा, मोमेंटम में। पोजीशन का इरर कम होगा तो मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह टकराएगी। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, देखिए लेस एक्यूरेटली यू नो द मोमेंटम, ठीक है, जैसे कि एक्यूरेसी कम है मोमेंटम का, तो मोमेंटम की एक्यूरेसी कम, तो इरर क्या होगा मोमेंटम का, ज़्यादा, तो इरर ज़्यादा होगा। देखो लार्जर द पी, डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या है बच्चों, इरर ही तो है ना। तो तो क्या हो जाएगा, उतना ही कम क्या हो जाएगा, पोजीशन का इरर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये आपको। देखो जितना जितना लेस एक्यूरेसी इरर ज़्यादा, इरर यानी डेल्टा पी ज़्यादा। देखो डेल्टा पी ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाइस वर्सा है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे तो इतना आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है, एग्जाम्पल समझो आप, ठीक है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन से ऐसे टकराएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ चली गई, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ फिक्स मास होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फोटोन के टकराने से क्या हो गया, उसको कोई वेलोसिटी मिल गई, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, है ना। क्या हो गया बच्चों, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। पहले इसकी पोजीशन क्या थी, यहाँ थी, फिक्स थी, अब इसका पोजीशन क्या हो गया, यहाँ हो गया। तो क्या इसका पोजीशन बदला, क्यों बदला, क्योंकि मोमेंटम चेंज हुआ, इसका पोजीशन भी चेंज होगा, डेल्टा एक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको फोटोन और इलेक्ट्रॉन की मास क्या है, कंपेरेबल है, कंपेरेबल। इसीलिए आपको ये चेंज छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए दिखाई दे रही है, ये चेंज आपको दिखती है। अब आपको देखिए इतना बड़ा सा बास्केटबॉल है, ठीक है, और फोटोन इतना छोटा सा इससे टकराएगी, तो क्या ये बास्केटबॉल का मास चेंज हो जाएगा, नहीं होगा बच्चों। इसलिए आपके आसपास भी फोटोन आपके ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, बट उसका मास इतना बड़ा है आपके ऑब्जेक्ट्स का
कि वो चेंज ही नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है, इसीलिए आपको उनमें एरर भी दिखाई दे रही है ना? समझ में आया क्यों बड़े लेवल के लिए ये वैलिड नहीं है? ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।